जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप आज का दिन तो बहुत बिज़ी हुए होंगे। उसकी वजह यह है कि आज आपको पड़ोसी मुल्क से बहुत कंटेंट मिल गया होगा जिसके के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा ट्वीट्स किए, बहुत ज़्यादा फेसबुक पे पोस्ट्स शेयर की। तो आप बहुत ज़्यादा बिज़ी होंगे क्योंकि पड़ोसी मुल्क से आज कोई ख़बरें अच्छी नहीं आ रही थी उनके लिए। तो यहाँ मैं बताता चलूँ कि बहुत से दोस्तों ने फेसबुक पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे भी मैसेजेस किए कि मुझे इस मौजू पे वीडियो बनानी चाहिए, और अभी आके मुझे थोड़ा सा टाइम मिला कि मैं ये वीडियो बना के तो लगा दूँ। किस बारे में कि सब ने यही पूछा कि आज जो गलवान पे वाक़या हुआ है उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालूं। इस सिलसिले में मुझे जो कुछ इल्म है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि कल रात के वक्त, जो कि सोमवार की जो रात बनती है, उस रात में कोई 2-2:30 बजे के करीब उस वक़्त ये सारा मामला स्टार्ट हुआ। और हुआ कुछ यूँ कि गलवान जो वैली है उसमें राइट इन द मिडल, बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि ये गलवान वैली जो है ये बिल्कुल मिडल में है। एक तरफ से दौलत बेग का एरिया है और दूसरी तरफ से आपको पेंगोंग नाम से जो लेक है, बड़ी फेमस लेक है जो कि थ्री इडियट्स में भी थी, वो वाली लेक। और दौलत बेग के बिल्कुल मिडल में ये जगह वाक़ है जहाँ पे ये सारे का सारा सारी की सारी बैटल हुई। इस बैटल में हमें क्या देखने को मिला कि वही डंडे, पत्थर, घूंसे, कराटे, ये सारा कुछ चला, जो कि अभी सुनने में आ रहा है। इंडिया की फ़ौज ये नहीं मान रही कि कोई फायरिंग हुई दोनों तरफ से या नहीं हुई, लेकिन ये है कि अभी तक की इतलात के मुताबिक यही है कि डंडों से, घूंसों से, कराटे से उनको छितर पड़े उधर। और इनिशियली मैं दोबारा से आपको बताता चलूँ कि इंडिया ने ये एक्सेप्ट किया कि उनके 3 सोल्जर्स मारे गए हैं उधर, जिनमें से एक कर्नल था और 2 सिपाही थे। यहाँ मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता चलूँ कि गलवान वैली के एरिया में जो सीओ थे, कमांडिंग ऑफिसर थे, कर्नल, वो इनके मारे गए बीच में। यानी कि जो बंदा कमांड कर रहा है सारे के सारे मिशन को, सबसे पहले तो उन्होंने, चाइनीज़ ने उसको भड़काया। अब जब इनकी कमांडिंग करने वाला बंदा ही मारा गया तो फिर नीचे आपका क्या हिसाब हुआ होगा वो आप फिर ख़ुद बेहतर समझ सकते हैं। तो यहाँ से भी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लड़ाई जो है वो गूंसों और पत्थरों से और डंडों से ही हुई है। उसकी वजह ये है कि कर्नल साहब आ गए ही होंगे, बात कर रहे होंगे या कुछ ऐसा ही होगा, और वहीं पे उन्होंने लड़ाई करने की कोशिश की होगी। उन्होंने अजय देवगन बनने की कोशिश की होगी, अक्षय कुमार बनने की कोशिश की होगी, और जैसे ही उन्होंने वो कोशिश की तो उधर से जैकी चैन ने कराटे करके तो उनको कहा कि नहीं भाई, इधर ये नहीं चलेगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ये नहीं चलेगा। हाँ, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो तुम 9 लाख फौजी लगा के तो आए रोज़ वहाँ पे दोनों तरफ के कश्मीरियों को तंग किए रखते हो। पाकिस्तान वाली साइड के जो कश्मीरी हैं उनके ऊपर तुम लोग मॉर्टर्स फेंकते रहते हो अपने बंकर्स में बैठ के, और हमारी तरफ वाले लाइक जो इंडिया की तरफ जो इंडियन ऑक्यूपाइड के कश्मीरी हैं उनके जवानों को, उनके बच्चों को उठा उठा के ले जाते हो, और 2-2 3-3 हफ्ते बाद, 3-3 4-4 महीने बाद उनसे पूछ गछ कर आके सेफ़ हाउसेस में रख के, और जब ज़रूरत पड़ती है उनको ले आते हो और उनको इनकाउंटर करके तो फिर कहते हो कि ये आतंकवादी थे। एलएसी पे ये नहीं चलेगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ये नहीं चलेगा। यहाँ मैं आपको छोटी सी एक और चीज़ बताता चलूँ कि कुछ तो मैंने मीडिया को भी मॉनिटर किया और कुछ जो है वो मैंने अपने सोर्सेज से भी पूछा। पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि वेस्टर्न मीडिया क्या बता रहा है इस हवाले से। टेलीग्राफ ने फिर ये कहा कि 3 सोल्जर्स नहीं थे। टेलीग्राफ ने ये कहा कि मौतें इनकी बहुत ज़्यादा हुई हैं, जो कि अभी ये बहुत कम बता रहे हैं, क्योंकि 34 का नंबर उन्होंने ये बताया था कि इनके जो 34 सोल्जर्स हैं वो मिसिंग हैं। मिसिंग फ्रॉम द एक्शन मतलब 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 1 ये कि वो वहाँ से उनको ओबियसली कैप्चर कर लिया गया तो वो चाइनीज़ अपने साथ ले गए।
दूसरी ये हो सकती है कि वो वहाँ से सब कुछ छोड़ छूट के भाग गए और पतली गली से निकलने की उन्होंने कोशिश की है, और वो हो सकता है कि कुछ दिन बाद, जैसे आपने देखा होगा को कुछ दिन पहले माइग्रेंट वर्कर्स जो है वो दिल्ली से अपने घरों को पैदल जा रहे थे, इसी तरीके से इंडियन फ़ौजी जो हैं वो लद्दाख से भी शायद पतली गली से वहाँ से भागने में कामयाब हुए हों, और वो जो 34 हैं शायद वो किसी दिन घर पहुँच ही जाएँ वहाँ से भाग भूग के। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि शायद इंडियंस उनके बारे में अभी बताना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो भी मर चुके हैं और उनके बारे में वो बता नहीं रहे। यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि अभी थोड़ी देर पहले तक की रिपोर्ट ये है कि मिलिट्री ने, इंडियन मिलिट्री ने ये एक्सेप्ट किया है कि उनकी 17 और फौजी जो हैं वो मारे जा चुके हैं, जो कि क्रिटिकली इंजर्ड थे। और साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया कि आपको जैसे कि पता है कि ये एक बहुत हाइट पे बैटल ग्राउंड है, तो यहाँ पे टेम्परेचर्स इस तरह के थे कि हमारे फ़ौजियों के लिए आपको पता है बहुत सख्त माहौल था। तो वहाँ से असल में ये जो हैं ये ज़ख्मी हुए, सख्त किस्म के ज़ख्मी हुए, तो इनमें से 17 जो हैं वो भी मर गए। यहाँ पे आप ख़ुद समझदार हैं, अचानक से 17 का नंबर बताना और कहना कि वो जो क्रिटिकली इंजर्ड थे, अगर वो क्रिटिकली इंजर्ड थे तो उनमें से कुछ तो बचे होंगे ना, 17 ही मार दिए यार। अमीन को हद होती है यार झूठ झूठ बोलने की भी, अजीब हरकतें करते हैं आप लोग। ये सिर्फ़ और सिर्फ बताने का मकसद ये है कि बेसिकली इनकी मौतें जो हैं वो अभी तो 20 बता रहे हैं, अभी उन्होंने और भी इंजर्ड की कहा होगा कि ये भी इंजर्ड है, ये भी इंजर्ड है, ये भी, ऐसा नहीं है। शुरू में ही इनको वहाँ से काफ़ी सारे, जब आपका सीओ ही मर गया तो आप मुझे ये बताएं कि जिनके ऊपर वो कमांड कर रहा था वो लोग किधर गए हैं? अभी तो एक सीओ सिर्फ आया ना, कर्नल आया। अभी मुझे तो लगता है कि कर्नल के नीचे जो मेजर शेजर, जो साथ में कैप्टन्स थे, लेफ्टिनेंट्स थे, सेकंड लेफ्टिनेंट्स थे, फिर उसके साथ जेसीओज होंगे, सूबेदार्स होंगे, हवालदार्स होंगे, उनका भी ज़रा पता करना चाहिए कि वो कितने गए, कितने वो मारे गए हैं। उनके बारे में भी हमें आने वाले दिनों में ठहर ठहर के पता चलना शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल में इंडिया ने किया ये है कि वो अचानक से सब का तरा नहीं निकालना चाहते थे। खैर, टेलीग्राफ ने भी ये कोट किया, और साथ में एक मैं उनका नाम भूल गया, एक फ़्रेंच सहाफ़ी हैं जो कि उधर ही वहीं पे कहीं पे मौजूद थे, क्योंकि वो रिपोर्टिंग के लिए वहाँ पे गए हुए हैं, और उन्होंने ये वहाँ से ये कहा है कि मौतें बहुत ज़्यादा हुई हैं। और मेरा भी सोर्स मुझे जो बता रहा है वो यही बता रहा है कि ग़ालिबन 50 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, और तकरीबन इतने ही लोग शदीद ज़ख्मी हैं। और साथ में ये है कि वहाँ पे एग्जिस्टिंग सिचुएशन ये है कि वहाँ पे जितने भी वो जो सोल्जर्स थे, ऑब्वियसली सीओ शीओ गया सब, तो वो गलवान में इस वक्त इंडियन आर्मी के जो लोग थे वो वहाँ से हट गए हैं, और ये है कि बहुत शदीद किस्म की टेंशन चल रही है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इंडिया इसको छुपाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इनके लिए बहुत ज़्यादा बेइज्जती की ये ख़बर थी। इसी सिलसिले में आप लोगों ने मुझसे बार बार ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी पूछा कि मैं आज इंडियन शोज़ में क्यों नहीं जा रहा, मुझे जाना चाहिए। तो मेरा भी ख्याल आया कि मुझे वाकई ही उनके यहाँ होना चाहिए। तो मैंने एक मज़े का काम किया। अमूमन क्या होता है कि मैं, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, मुझे कई दफ़ा जब बुलाया जाता है तो मैं अगर बिज़ी हूँ या समथिंग लाइक दैट, आई एम नॉट आउट ऑफ दम कि वो अपने काम छोड़ चढ़ा के बैठ जाऊँ। यहाँ पे मैं ये बात बताता चलूँ कि मैंने कई दफ़ा इनको माज़रत भी की है, लेकिन आज आई लिटरली, मेरी ऐसी सिचुएशन हुई थी कि अगर आज वो मुझसे पैसे भी मांगे ना अपने चैनल में आने के लिए, तो वो भी मैं देने को तैयार था उनको कि मुझसे पैसे ले लो लेकिन आज प्रोग्राम ज़रूर करो प्लीज़, मैं बैठना चाहता हूँ, मैं लद्दाख पे बात करना चाहता हूँ। उसकी वजह ये है कि जो लोग मुझे
फॉलो करते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कुछ बीते हुए दिनों में, गुज़श्ता दिनों में मैंने बहुत बार इंडियन से कहा कि आप रोज़ पाकिस्तान के कभी को कराची का फेक न्यूज़ उठा लाते हैं और कहते हैं कि लोग बड़े वहाँ पे परेशान हैं। फिर दूसरा, कभी आप कबूतर पकड़ लेते हैं, कभी आप समोसे वाले पकड़ लेते हैं, समोसा खाते हुए पकड़ लेते हैं दिल्ली में पाकिस्तानियों को, और कभी आप अपने ड्राइवरों की हुई हरकत पे प्रोग्राम करना शुरू कर देते हैं। और मैं बारहा उनसे कहता रहा, भाई बारहा कहता रहा आपको कि आप लद्दाख पे प्रोग्राम करें, लद्दाख पे प्रोग्राम करें, चाइना पे बात करते हैं, चाइना पे। आप उस तरफ होते ही नहीं थे। वो कहते थे जी कि आप कहते थे हमारा कोई मसला नहीं चल रहा। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आपने डिप्लोमेटिक कॉरिडोर्स को भी आजमाया, आपने मिलिट्री के जो आपके 14th कोर कमांडर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह आई गेस, उनको भी आपने आगे भेजा मेजर जनरल से बात करने के लिए। और मज़े की बात यह है कि प्रेसिडेंट शी ने अपनी आर्मी का जो उनका सबसे बेस्ट जर्नैल है ना, सबसे जो बेस्ट जर्नैल है, वो इस वक्त इधर भेजा हुआ है और उसको कुछ कह के भेजा हुआ है। और फिर उनका अपनी मतलब पीपल्स जो उनकी अपनी पार्लियामेंट है, उसमें उन्होंने ये कहा था कि लड़ाई के लिए तैयार रहो। ओ भाई, वो तैयार थे, आप लोग तैयार नहीं थे। शायद आप लोग तैयार होना भी नहीं चाहते थे, बिकॉज़ आपको पता है कि चाइना के साथ फिर जो वॉर है वो क्या रुख इख्तियार कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें थी बात करने के लिए आज मेरे पास, और होपफुली आपको इसके बारे में थोड़ा सा बेहतर पता चला होगा। आपके कोई क्वेश्चंस हों, कुछ भी हो भाई, मैं जितना मर्ज़ी बिज़ी हूँ, मैं दिन में थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकाल के मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको ज़रूर देखता हूँ। और मेरी हद दर्जा कोशिश होती है कि कोई ऐसा भी शख्स जिसका कोई एक फॉलोअर हो, या फिर ये है कि यूट्यूब पे इंतहाई उसको वो कोई पूछता भी ना हो, अगर वो भी कोई क्वेश्चन करे तो मैं उस क्वेश्चन को ऑनर करता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं जवाब ज़रूर दूँ। हाँ, अलबत्ता मेरे पड़ोसी मुल्क से जो लोग हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा शदीद गालियाँ देते हैं, जिनका मैं कोई जवाब नहीं देता, और जवाब बनता भी नहीं है। शायद उनके पास कुछ और करने को नहीं है तो वो फिर गालियाँ ही देंगे। तो आपने जितनी गालियाँ देनी है आप दे लें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जो बात करता हूँ वो मैं करूँगा, उससे आप मुझे रोक नहीं सकते। आप ये है कि मुझे अनसब्सक्राइब कर दें, या फिर ये है कि अनफॉलो कर दें, आपकी जान छूट जाएगी। बहुत इजी सा हल है। आप क्यों अपना भी दिमाग ख़राब करते हैं और मुझे भी आप ताने तूने दे दूँ के साइड पे हो जाते हैं। भाई टाइम बर्बाद नहीं करें, गाली गुली देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। आप ये है कि आप को क्वेश्चन ढंग का कर लिया करें, मैं जवाब दूंगा। ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं, हम आपके पड़ोसी हैं यार। क्या हो गया यार, हम आपके गम में शरीक हैं, स्माइल के साथ शरीक हैं। बहुत बड़ा गम है आपका, अभी आपने सिर्फ 20 तक पहुँचे, 50 से ऊपर जाने वाले हैं। लिहाजा विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।